साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इतनी सारी खबरें आई एक साथ। ये ऐसी खबरें हैं जो आपका और हमारा भविष्य तय करने वाली हैं। ये खबरें ऐसी हैं दोस्तों, ये घटनाएं बल्कि ऐसी हैं जिससे इस देश का भविष्य भी तय होने वाला है। और याद रखिए, ये सारी घटनाएं एक एक करके बस एक जगह जाकर मिलती हुई नजर आती हैं। ये घटनाएं प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हैं, ये घटनाएं सरकार से जुड़ी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है, पार्टी से जुड़ी हुई है, उन मौलानाओं से जुड़ी हुई है जो अपनी धार तेज करने में लगे हैं। और जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, उस समय दोस्तों आप भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया। कहीं ये घटना भी उससे न जुड़ जाए, इसकी भी मुझे पूरी आशंका है। उस पर तो रिसर्च करना ही पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए, जो आग पूरे देश में भड़काई जा रही है, उसका साइड इफेक्ट कहां कहां जा रहा है। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज खुद ही वो कमान थाम ली है जिसके खिलाफ इस देश में एक बड़े वर्ग को भड़काया जा रहा है। मैं दोस्तों वक्फ को लेकर के इतनी सारी घटनाएं एक साथ हुई हैं, वो सब कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। और जो आग लगाई जा रही, जानते हैं मैं आपको अभी क्या दिखाऊंगा? भाई, सुप्रीम कोर्ट को सीधे मौलानाओं ने भी चुनौती दे दी है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बल्कि मैं तो ये जानना चाहूंगा कि अब सीजेआई खन्ना क्या कहेंगे, क्योंकि जब बंगाल में घटना हुई तो कह रहे थे कि भाई हम सुनवाई कर रहे हैं, उधर घटनाएं हो रही हैं। खुद पार्टी ने, खुद उपराष्ट्रपति ने, एक घटना और भी बड़ी महत्वपूर्ण है, सीजेआई खन्ना को आज उपराष्ट्रपति ने एक बड़ी मजेदार चीज याद दिलाई। उस पर भी जानना चाहूंगा। आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा निशिकांत दुबे, उसकी भी घटना दिखाऊंगा। तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं दोस्तों। आज चूंकि इतनी सारी चीजें एक साथ हो गई, मैं सबको एक माला में पिरोने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सारी घटनाएं कहीं ना कहीं एक ही मुद्दे पर जुड़ रही है। आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी कमेंट के साथ जुड़िएगा दोस्तों। आप सभी को प्रणाम। और हां, आपसे निवेदन भी कि जरूर एचबी मेलोडी पर संविधान का गीत देखिएगा भी और लोगों को दिखाइएगा भी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे कमान थाम ली दोस्तों, ये जानना जरूरी है। भाई, जिस वक्फ को लेकर के पूरे देश में एक आग लगाने की कोशिश की जा रही है, ये शब्द क्यों बोल रहा हूं वो मैं आपको भी दिखाऊंगा भी। लोगों को भड़काया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये दिखा दिया कि ये सारे के सारे लोग बहकाए हुए लोग हैं, ये भड़काए हुए लोग हैं। सभी मुसलमान आपके साथ नहीं हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या जवाब दिया आपको दिखाता हूं। आपको एक वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। भाई, ये जो वीडियो है ना, इसमें इतनी बड़ी कहानी छिपी है, आप सोच ही नहीं सकते। न भूतो न भविष्यति। भाई, मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा देश कौन है पूरी दुनिया में? सऊदी अरब। यही तो प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब जा रहे हैं। उस समय की तस्वीर है। जानते हैं क्या खास है जो कभी नहीं हुआ? भारत का प्रधानमंत्री जब पहली बार सऊदी अरब के स्पेस में एंट्री करते हैं, तो सऊदी अरब का जो रॉयल फाइटर जेट है, वो 30,000 फीट की ऊंचाई पर प्रधानमंत्री मोदी की सलामी दे रहा है। आप तो रेड कारपेट अभी तक देखा होगा ना, यह आसमानी कारपेट है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर प्रधानमंत्री मोदी के हवाई जहाज को, इंडिया 1 को 2 फाइटर जेट साथ में एस्कॉर्ट कर रहे हैं। यह है घटना। और ये बोलेंगे कि भी वक्त मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं मोदी।
तो सऊदी अरब सवाल नहीं पूछता। भाई सऊदी अरब के राजा ही आए थे ना, जो नेहरू ने वाराणसी में सारे मंदिर ढकवा दिए थे। यहां तो वक्फ पर कानून बन गया, मुसलमानों का एक वर्ग विरोध कर रहा है और सऊदी अरब आसमान में सलामी दे रहा है। और इससे पहले आप जानते हैं ना, मुसलमानों के एक बड़े तबके से उन्होंने अपने घर में बुलाकर मुलाकात की थी। ये सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आएगा, जब सुनवाई होगी ना तो सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आएगा। लेकिन ये तो प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज है दोस्तों, कार्रवाई क्या हुई वो भी तो देखना चाहेंगे ना। आज अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू मोदी सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने 2-3 बड़ी बातें कही। पहली बात कि अब सरकार एक्ट बनाने के बाद इसके रूल्स बनाने जा रही है। भाई नियम कानून भी तो बनेगा ना, वो सब राज्यों को फिर भेजा जाएगा कि इसी कानून के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और दूसरा, जिन लोगों ने वक्फ के जरिए आम लोगों की जमीन लूटी है उनकी पूरी की पूरी सूची वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, जारी कर देंगे कच्चा चिट्ठा। 2 बड़ी बातें सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। मिस्टर मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक यू बोलने के लिए आ रहे हैं। मेरे पास भी लाखों लोग आ रहे हैं, इसलिए ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि सारा मुसलमान विरोध कर रहे हैं। कुछ मुसलमान जो गुमराह किया हुआ है और कुछ मुसलमान जो मुसलमानों को वोट बैंक ट्रीट करते हैं, वो लोग गुमराह कर रहे हैं, वो सड़क पर उतारने का नाटक कर रहे हैं। आम मुसलमान इस वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरा देश एक साथ है और इतना बड़ा देश का संपत्ति को लूटने वालों को हम लोग पूरा लोगों के सामने एक्सपोज करेंगे। अभी कुछ दिनों के बाद हम पूरा सूची देने वाले हैं। ये जो नाटक कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी का नाम से जो लूटे जा रहे हैं, इन लोगों का हम लोग सूची जारी करेंगे, इन लोगों को एक्सपोज करेंगे। इन्होंने कितने सालों तक गरीब मुसलमानों के नाम में लूटा है, वक्फ संपत्ति को लूटा है, हम लोग एक्सपोज करेंगे। इसलिए कोई इस कंफ्यूज में नहीं रहना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान एक साथ है और हमारे सरकार ने जो काम किया है, मोदी जी ने गरीब मुसलमानों के लिए इतना जो बड़ा कदम उठाया, इसको हम सही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। मैं खुद संबंधित मंत्री, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन भी मैं खुद हूं और हम इंश्योर करेंगे कि हर एक वक्फ संपत्ति, लाखों करोड़ों इस संपत्ति से पैसा आएंगे, वो गरीब मुसलमानों को फायदा होना चाहिए, इसका भी सुनिश्चित करेंगे। पहले हम लोग अभी रूल्स बनाएंगे, एक्ट बन गया है, अभी रूल्स ड्राफ्ट वगैरह करके उसके बाद हम स्टेट गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड को भी केंद्र से, हमारा वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल की ओर से जो भी दिशा निर्देश और कंसल्टेशन जो कदम करेंगे। और ये ऐतिहासिक जो 77 साल तक जो इंसाफ नहीं कर सका, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में ये इंसाफ देने का काम किया है। मैं इसको बहुत बड़ा क्रांतिकारी उपलब्धि मानता हूं। सरकार क्या क्या करने वाली है ये तो आपको समझ में आ गया। एक्सपोज करेंगे, सारे लोगों की सूची जारी करेंगे, कानून बनाकर सबको बताएंगे कि ऐसे कानून चलेगा। मैं आपको एक बात तो बता दूं दोस्तों, इस मामले में सरकार ने तय कर लिया है, न सरकार झुकेगी, न पार्टी झुकेगी, न नेता झुकेंगे। क्यों नहीं झुकेंगे? उपराष्ट्रपति भी नहीं झुकेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं क्यों नहीं झुकेंगे, ये भी जानकारी दूंगा और तब मौलानाओं की बात आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे आप निशिकांत दुबे में आइए। आज क्या हुआ आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट ने फिर याचिका जब गई ना तो अगले हफ्ते का तय मुकर्रर कर दिया। अब देखिए अटॉर्नी जनरल, कल तो यही बात हुई थी ना कि अटॉर्नी जनरल से जाके पूछो, अभी आई नहीं है वहां पे जब मैं वीडियो बना रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि अगले हफ्ते सुनवाई होगी। तो क्या निशिकांत दुबे डर गए? नहीं डरे। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर 2 बातें कही। देखिए दोनों ट्वीट। 1967-68 में, नीचे का ट्वीट पढ़िए सबसे पहले। भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वांचू जी ने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की थी। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कानून की पढ़ाई नहीं किया और उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ये जो नहीं लिखा है मैं पूछ दे रहा हूं, तब संविधान सुरक्षित था। और सुनिए, एक दूसरा लिखा, असम में बहरुल इस्लाम साहिब इंदिरा गांधी के लिए कैसे काम करते थे। कभी इनको जज बना देती थी, फिर इनको राज्यसभा भेज देती थी, फिर इनको जज बना दिया, फिर राज्यसभा भेज दिया और इन्होंने इंदिरा गांधी के सारे गुनाह माफ कर दिए। तब संविधान पूरी तरह से सुरक्षित था।
ये निशिकांत दुबे का दिखाया। अब मैं आपको जरा उपराष्ट्रपति का भी दिखा देता हूं। भाई धनखड़ के खिलाफ, उपराष्ट्रपति के खिलाफ अटॉर्नी जनरल से मांगी गई कि अवमानना का नोटिस जारी किया जाए, कार्रवाई हो उपराष्ट्रपति के खिलाफ। हायरकी में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बहुत ऊपर है, राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर राज्यसभा के सभापति। आज जानते हैं, आज इन्होंने डीयू में एक कार्यक्रम किया, याद दिलाई। और जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं खन्ना साहब, उनके चाचा एचआर खन्ना, वो 48 साल पहले इंदिरा गांधी के समय में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले थे। लेकिन वहां मौलिक अधिकार का एक प्रश्न था, उन्होंने इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी के आगे झुकने से मना कर दिया कि लोकतंत्र बहाल हो। उनको नहीं बनाया, जूनियर को बना दिया और एचआर खन्ना साहब को इस्तीफा देना पड़ा। आज उनके भतीजे खन्ना साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अब देखिए, यहां तो जो परिवारवाद बोलते हैं ना, वो तो दिख ही रहा आपको। लेकिन मजेदार बात क्या है, आज उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने याद दिलाया कि एचआर खन्ना आपके एल्यूमनाई थे और उन्होंने किस तरीके से उस समय लोकतंत्र की रक्षा की थी, झुके नहीं थे। आपको पहले बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। Distinguished judge, a jurist, H.R. Khanna was your alumnus. That reminds me and should remind us always why in this country we are celebrating 2 days. And those 2 days are, one is Constitution Day and the second is Svidhan Hatya Divas. Why do we do that? We do it with a purpose. Because on 26th November 1949, the Constitution was adopted. Young boys and girls need to be reminded because that Constitution was tested, strained, molded, revised on 25th June 1975. That was the darkest period in human history of democratic world. ये साफ कह रहे हैं कि जनता के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए वो इंदिरा गांधी के आगे नहीं झुके। भाई वक्फ कानून क्यों बना? जनता के लिए बना। आम जनता की जमीन को वक्फ छीनता चला जा रहा है, बिना किसी कानून के असंवैधानिक तरीके से उसे दूर किया गया है। और जब वो कानून पहुंचा बन करके, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आज ये फिर बोलते हैं कि इस देश में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के सामने कोई अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी, तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट से ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट इस देश की जनता की, हम भारत के लोग, उसी का प्रतिनिधित्व करता है। सुन लीजिए फिर कहा आज उन्होंने, There is no visualization in Constitution of any authority above Parliament. Parliament is supreme, and that being the situation, let me tell you, it is as supreme as every individual in the country. Part of we the people is an atom in democracy, and that atom has atomic power, and that atomic power is reflected during elections, and that is why we are a democratic nation. अब आपके मन में उठेगा सवाल दोस्तों कि आखिर सरकार ने इस बार क्यों ये सोच लिया है? उपराष्ट्रपति महोदय हो, सरकार हो, सांसद हो, क्यों तय कर लिया? उसका भी आपको नजारा दिखाता हूं। क्योंकि जो दूसरा पक्ष है ना, वो कुछ नहीं मानता, वो देश में संविधान नहीं मानता, देश नहीं मानता, कुछ नहीं मानता। वो सिर्फ अपनी बात मानता है। वो आग लगा कर रख देगा, वो धमकी देता है खुलेआम। जब इस मामले में, वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो पहले दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़ी अच्छी बात कही थी। अरे हम सुन रहे हैं मामले को और बंगाल में हिंसा हो रही है। बड़ा अच्छा लगा था, बड़ी अच्छी हेडलाइन चली थी। इसमें लाइन में पढ़ता हूं, कोट एंड कोट, वन थिंग दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग इज द वायलेंस दैट इज टेकिंग प्लेस। एक बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज है कि वायलेंस हो रहा है। इफ द मैटर इज पेंडिंग हियर देन इट शुड नॉट हैपन। अगर मैटर यहां पेंडिंग है तो ये तो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैटर पेंडिंग नहीं है तो हो जाए, अगर दूसरा मीनिंग निकाले, लेकिन मत निकालिए, कोई बात नहीं। मगर सवाल यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट कह भी दे तो दूसरा पक्ष मानेगा या नहीं मानेगा, यह तो सुनिश्चित करना चाहिए ना। मैं बार बार पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट कम से कम इन लोगों से लिखवा तो ले कि भाई अगर मैंने आदेश दे दिया तो तुम मानोगे या नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे?
मैं आपको उसका उदाहरण दिखाता हूँ। आज दिल्ली में ये विरोध प्रदर्शन करने उतरे हैं और सिर्फ आग लगाई, लोगों को भड़काने की कोशिश की। इस देश में अनार्की फैलाने के लिए लोग किस तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं, मुसलमानों को, जरा एक नज़ारा देखिए। उदाहरण दिखा रहा हूं, 2-3 बयान देख लीजिए। ईसाई में पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा और एक क्रांति आएगी, जो क्रांति इन ईसाइयों को बहाकर इंशाअल्लाह बहा कर ले जाएगी और ये कामयाब होने वाले नहीं। लेकिन हमें आज इस लड़ाई में, जंग आजादी की दूसरी लड़ाई में, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। पर कोई बात आ जाए कि उठाकर लोग ले जाने वाले हो, तुम्हारे घर पर कोई बात आ जाए कि तुम्हारे घर को लोग तबाह करने के लिए आ जाए, तो तुम क्या करोगे? तो जवाब मिलता है, वो सब कुछ करेंगे जो कर सकते हैं। जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म के अंदर, जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो न रोके वो कातिल के साथ है। वाक़ई ताबाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक सोए हुए शेर को जगाया है तुमने, एक कौम जो सोई हुई थी उसको जगा दिया है। शुक्रिया मौलवी साहब। देख लिया ना आपने दोस्तों, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की बात ये नहीं मानेंगे। अगर फेवर में आ गया तो जय संविधान करेंगे, लेकिन अगर नहीं फेवर में, और कभी भी, आज नहीं, जीवन में कभी भी किसी भी मुद्दे पर ये नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको संविधान में भरोसा नहीं है। ये बात क्यों कह रहा हूं आपको, वो भी उदाहरण दिखा देता हूं। वही आज तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में देश के सभी संगठन उतरे हैं। इसमें कोई गरीब नहीं है, पहली बात। इसमें कोई महिला भी हमको लगता है नहीं होगी, एक आध उठा लिया हो, कहीं से ले आए हो, अलग बात है। तो भाई जिन गरीब मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने किया वो है ही नहीं, जिन महिलाओं के लिए किया वो है ही नहीं। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी 2 बड़े प्रावधानों पर रोक लगा दी है ना, वक्फ बाय यूजर पे लगा दी है, जो इसकी आत्मा है। भाई 5 मई को सुनवाई होगी, इन्होंने 5 मई का इंतजार नहीं किया, पूरे मतलब आगे तक की रूपरेखा बना ली कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे भी तो भी हम नहीं मानेंगे, ये तय हो गया। मैं उदाहरण देता हूं, आज 22 तारीख को, 26 अप्रैल को कलकत्ता में सम्मेलन, 27 अप्रैल को महाराष्ट्र में सम्मेलन, 30 अप्रैल को बत्ती गुल करेंगे 9 बजे सभी मुसलमान, 1 मई को जमशेदपुर में, 3 मई 4 मई को जमीयत उलेमाए हिंद की कार्यकारिणी बैठक दिल्ली में, 5 मई को सुनवाई है और 7 मई को रामलीला मैदान पर वक्फ बचाओ कार्यक्रम। अगर अभी मैंने आपको इसीलिए सीजेआई की बात सुनाई कि हम सुनवाई कर रहे हैं, द केस इज पेंडिंग हियर। अरे 5 मई को तो सुनवाई करेंगे, ये 7 मई को वक्फ बचाओ रैली करने वाले हैं। इसका मतलब है कि इन मौलानाओं को, ये मौलाना दरअसल सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं, भैया ये नहीं मानेंगे, कुछ भी फैसला कर दो। और मैं तभी कहता हूं दोस्तों, अभी मुझे पता नहीं है कि ये भड़काने का असर है, वरना जम्मू कश्मीर के पहलगाम में किसी टूरिस्ट पर इस तरीके से हमला, आप खुद सोचिए, इस पर तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि मोदी सरकार ने जो स्टैंड लिया है वो अपने आप में बड़ा अच्छा है और उसका कुछ ना कुछ नतीजा तो ज़रूर निकलेगा। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए दोस्तों। आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर अगला गीत तैयार कर रहा हूं, तब तक संविधान वाला गीत ज़रूर देखिए, लोगों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।